Good morning, students. Students, this is the chapter 9 from your English course book 2. Chapter number 8 has been deleted from your syllabus. So, what is the name of chapter number 9? Wangari Maathai, pioneer of the Green Belt movement. वांगारी माथाई जो कि ग्रीन बेल्ट मूवमेंट की क्या थी, पायनियर थी, लीडर थी. सो लेट अस बिगिन द स्टोरी. Wangari Maathai was an environmental activist and member of the Kenyan Parliament. जो वांगारी माथाई थी वो एक पर्यावरणविद थी, मतलब उनका जो इंटरेस्ट था वो इन्वायरमेंट में काफ़ी ज़्यादा था और वो केनियन पार्लियामेंट की मेंबर थे. शी वॉज अपॉइंटेड असिस्टेंट मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ इन केनिया इन 2003. और 2003 में वो उनको क्या अपॉइंट किया गया, असिस्टेंट मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ इन केनिया के लिए उनको असिस्टेंट मिनिस्टर अपॉइंट किया गया. In 2004, she became the first African woman to win the Nobel Peace Prize for her contribution to development, democracy and peace, and for years of work with women to reverse African deforestation. और 2004 में इनको नोबेल पीस प्राइज पुरस्कार मिला, जो कि नोबेल प्राइज पुरस्कार पाने वाली ये पहली अफ्रीकन महिला थी. इनका जो योगदान था वो डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट और इन्होंने डिफॉरेस्टेशन को क्या किया, अफ्रीका में काफ़ी हद तक कम कर दिया. लेट अस बिगिन द स्टोरी. वांगारी माथाई was born in Kenya in 1994. वांगारी माथाई सी was born in Kenya in 1940. वांगारी माथाई का जन्म 1940 को केन्या में हुआ था. सी केम फ्रॉम ए फार्मिंग फैमिली, और ये किस फैमिली से बिलोंग करती थी, फार्मिंग फैमिली. ठीक, फार्मिंग फैमिली से बिलोंगिंग करती थी. एंड एज सी रिमार्क्ड वंस टू ए जर्नलिस्ट, और एक बार जब उनकी किसी जर्नलिस्ट से बातचीत हुई थी, उस दौरान उन्होंने कहा था दैट हर पेरेंट्स टॉट हर टू रिस्पेक्ट द सॉइल एंड इट्स बाउंटी. तो उन्होंने उस समय बताया था कि उनके जो वांगारी माथाई के जो पेरेंट्स थे, उन्होंने वांगारी को ये सिखाया था कि जो मिट्टी उसका क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि धरती हमारी क्या है, माता है. आई ग्रू अप क्लोज टू माई मदर एंड माई पैशन फॉर प्लांट्स एंड कंसर्न्स फॉर द एनवायरमेंट grew because of the rural countryside. I grew up in and could observe nature in close proximity. वो कह रही कि मैं हमेशा जन्म से अपनी माँ के एकदम क्लोज रही हूँ. और उसने कहा कि जो मेरा पैशंस है वो प्लांट्स के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति और इन्वायरमेंट के प्रति वो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा है. जो वांगारी माथाई उसका जो पैशंस है वो प्लांट्स और नेचर को लेकर, ट्रीज को लेकर वो बहुत ज़्यादा है. ऐसा क्यों? क्योंकि वांगारी माथाई का जन्म कहाँ हुआ था, एक रूरल साइड में हुआ था, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में हुआ था. तो वो जब ग्रामीण क्षेत्र में थी तो वो क्या थी, वो नेचर की बहुत ही करीब थी. प्रॉक्सिमिटी मतलब नियरनेस इन स्पेस. जैसे जो लोग गाँव में होते तो क्या होते हैं, वो पेड़ पौधे, खेत खलियान से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते, लगे हुए होते, नज़दीक होते. तो जो वांगारी माथाई थी ये भी एक रूरल ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंगिंग करती थी. इसलिए ये क्या थी, हम कह सकते हैं कि ये जो पेड़ पौधे थे, ये नेचर थे, ये नेचर से क्या थी, प्रकृति से बहुत जुड़ी हुई थी. प्रकृति से इनका क्या था, घनिष्ठ संबंध था, क्योंकि ये ग्रामीण इलाके से बिलोंगिंग करते थे. माथाईज होम लाइफ वॉज सिंपल एंड मच लाइक अदर केनियंस. जो वांगारी माथाई का जो घर है वो क्या है, बहुत ही सिंपल है, जैसे कि और सभी जो केन्या के लोग होते हैं उनका होता है. हर फादर वॉज कंसिडर्ड द हेड ऑफ द फैमिली. और जो वांगारी माथाई के पिताजी थे वो पूरी फैमिली के क्या थे, हेड थे, मेन थे, प्रधान थे. उनकी पूरी फैमिली के हेड थे, मेन वही थे. एंड हर मदर परफॉर्म ट्रेडिशनल टास्क सच एज फेचिंग वाटर एंड गैदरिंग फायरवुड. और जो वांगारी माथाई की जो माँ थी वो जो ट्रेडिशनल टास्क थे, वो जो पारंपरिक काम थे
वो किया करती थी। कौन कौन से ट्रेडिशनल टास्क किया करती थी? जैसे पानी लाना और खाने के लिए ईंधन की लकड़ी उपलब्ध करना। उसकी माँ क्या करती थी? ट्रेडिशनल टास्क किया करती थी। जैसे वो पानी लाया करती थी और वो खाने के लिए ईंधन या लकड़ी इकट्ठा किया करती थी। एजुकेशन फॉर वुमेन एंड गर्ल्स वॉज नॉट वैल्यूड और इवन इनकरेज्ड। और उस समय महिलाओं, लड़की और जो महिलाएं थी उनको एजुकेशन नहीं दी जाती थी, उतनी एजुकेशन की वैल्यू नहीं थी। मतलब उस समय जो वुमेन एजुकेशन था इस बात पे कोई बल नहीं दिया जाता था, और जो गर्ल्स थी, जो महिलाएं थी, उनको पढ़ने के लिए भी कोई इनकरेज नहीं करता था। बट माथाई वॉज एक्सट्रीमली ब्राइट। लेकिन जो माथाई थी वो क्या थी? बहुत ही प्रतिभाशाली थी। एंड हर पेरेंट्स वर परसुएडेड टू सेंड हर टू स्कूल व्हेन शी वाज 7 years ओल्ड। और लास्ट में जो वांगारी मथाई के पेरेंट्स थे वो भी क्या हुए? तैयार हो गए। और जब वांगारी मथाई 7 years की हुई तो वांगारी मथाई के पेरेंट्स ने उसको क्या किया? स्कूल भेज दिया। सी डिड वेल इन हर स्टडीज। और वांगारी मथाई ने क्या किया? स्टडी में बहुत अच्छी थी, स्टडी में भी उन्होंने बहुत अच्छा किया। एंड इन 1960 अर्नड स्कॉलरशिप टू अटेंड द कॉलेज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। वांगारी मथाई पढ़ने में बहुत अच्छी थी और 1960 में उनको क्या हुआ? स्कॉलरशिप मिला। और उसी स्कॉलरशिप से वो कहाँ चली गई? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वो कॉलेज में उन्होंने क्या किया? एडमिशन ले लिया उसी स्कॉलरशिप के सहारे। वांगारी मथाई वॉज वेरी सक्सेसफुल। जो वांगारी मथाई थी बहुत ही सक्सेसफुल थी, सफल थी अपने जीवन में। आफ्टर अटेंडिंग कॉलेज इन द यूनाइटेड स्टेट्स शी वेंट ऑन टू कंप्लीट हर एमएस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग। अब देखिए, जब यूनाइटेड स्टेट्स में वांगारी मथाई ने अपनी कॉलेज लाइफ कंप्लीट कर ली तो उसके बाद वो कहाँ चली गई? उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग से उन्होंने एमएस कंप्लीट करने के लिए चली गई। फिर जब उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अपना कॉलेज लाइफ कंप्लीट कर लिया, फिर वो यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग से कौन सी डिग्री लेने के लिए चली गई? एमएस, पेंसिल्वेनिया से। सी देन अर्नड ए पीएचडी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ नैरोबी। और फिर उन्होंने क्या किया? नैरोबी से नैरोबी यूनिवर्सिटी से उन्होंने क्या किया? पीएचडी भी कंप्लीट कर लिया। एंड बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ नैरोबी। और पीएचडी करने के बाद वांगारी मथाई नैरोबी की क्या हो गई? पहली महिला प्रोफेसर बन गई। ठीक, तो यूनिवर्सिटी ऑफ नैरोबी की पहली फीमेल प्रोफेसर कौन थी? वांगारी मथाई। वांगारी क्लेम्ड, आई गिव क्रेडिट टू माई एजुकेशन फॉर गिविंग मी द एबिलिटी टू सी द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो वांगारी मथाई आज अपने जीवन में जो इतना सफल हुई है, सक्सेस हुई है, इसके पीछे वो क्रेडिट किसको देती है? वो अपने एजुकेशन को देती है। कहती है एजुकेशन की वजह से ही आज मेरे अंदर ये एबिलिटी है, मैं जान सकती हूँ कि राइट और रॉन्ग दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, क्या सही और क्या गलत। एंड विथ गिविंग मी द इंसेंटिव टू बी स्ट्रांग। और कह यही मेरा जो एजुकेशन है ये हमेशा मुझे मोटिवेट करता है और मुझे स्ट्रांग रहने की प्रेरणा देता है। वॉचिंग अमेरिकन्स एक्सप्रेस देमसेल्फ मेड मी रियलाइज दैट पीपल हैव ए राइट टू स्पीक आउट फॉर व्हाट दे बिलीव। कहती वॉचिंग अमेरिकन एक्सप्रेस देमसेल्फ मेड मी रियलाइज, कह रहा कि जो अमेरिका के लोग हैं वो जो एक्सप्रेस करते हैं, मतलब अमेरिका में अब्राहम लिंकन ने शायद कहा था ना, डेमोक्रेसी को उन्होंने डिफाइन किया था, तो वो कह रहे हैं कि जो अमेरिका के लोग कहते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो इस बात से मुझे भी रियलाइज़ होता है कि सभी लोगों को पीपल हैड राइट, सभी लोग को बोलने का अधिकार है। मीन्स आप जिस चीज़ में बिलीव करते हो आपको उसको बोलने का अधिकार है, मतलब आपको भी फ्रीडम है, लिबर्टी की है, पढ़ने की आज़ादी है, बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक, मतलब ऐसा नहीं है कि जो महिलाएं हैं उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, सबको बराबर अधिकार है। आल्दो शी इंजॉयड हर एक्सपीरियंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो वांगारी मथाई काफ़ी लंबे समय तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रही
और उन्होंने क्या किया, वहाँ पे बहुत सारा एक्सपीरियंस किया, एंजॉय किया। वांगाई डिसाइडेड टू रिटर्न टू केनिया, और फिर लास्ट में उन्होंने अपने देश केनिया आने का निश्चय किया, केनिया आने का इरादा बनाया। However, on return, she found that Kenyan women were struggling with their daily lives। और जब वो केनिया वापस लौट कर आई एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, तो वांगाई माथाई ने देखा कि जो केनिया की जो औरतें थी वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, संघर्ष कर रही थी। They were tending to the fields without access to running water or sanitation and walking for miles in search of firewood, a situation which had worsened by deforestation। और उन्होंने देखा कि वहाँ की जो महिलाएं थी वो जैसे खेतों की सिंचाई करने के लिए, फील्ड सिंचाई करने के लिए क्या करती थी, पानी लाया करती थी, ठीक। उनको स्वच्छ सफाई रखना था, वो भी तालाबों से पानी लाया करती थी दूर दूर से, और उनको लकड़ी की तलाश में वह भर भर भटका करती थी, ईंधन की तलाश में खाना बनाने के लिए। तो वांगाई माथाई ने देखा कि जो सिचुएशन थी केनिया की महिलाओं की बहुत ही खराब हो चुकी थी, स्थिति बद से बदतर हो चुकी थी, और सारी जगहों पे क्या हुआ था, डिफॉरेस्टेशन हुआ था। उन्होंने देखा कि केनिया में जो डिफॉरेस्टेशन था वो बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा था, वहाँ पर पेड़ों की बहुत तेज़ी से कटाई हो रही थी, जिसकी वजह से वहाँ का एटमॉस्फेयर भी गड़बड़ हो गया था, लोगों को लकड़ी उपलब्ध नहीं हो रही थी, ठीक। तो उसने देखा कि वहाँ की जो सिचुएशन थी वो बहुत ही दयनीय और ख़राब हो गई थी। तो आज यहीं तक, थैंक यू एवरीवन।